हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और बच्चों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शुद्ध अर्धचालकों की। और दो वीडियो हम कर चुके हैं, तीसरा वीडियो है अर्धचालक का, चैप्टर नंबर 14 हमारे सिलेबस का। और पिछली दो वीडियो में हमने बात की है ऊर्जा बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड क्या होते हैं, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल क्या होता है, और चालक, अचालक तथा अर्धचालकों को हम ऊर्जा बैंड के आधार पर कैसे परिभाषित कर सकते हैं। पिछले वीडियो में लास्ट में हमने बात की थी अर्धचालकों की कि ये अर्धचालक हमारे चालकों से किस प्रकार थोड़े से ज़्यादा बेहतर हैं, जिससे हमें बहुत इनसे लाभ हुआ। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत सारी बदलाव आए अर्धचालक की सहायता से। लेकिन बच्चों, आज का वीडियो जो हमारा है इसमें हम पूरी बात करेंगे शुद्ध अर्धचालकों की। और शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। और मैं आपको बता दूं कि अर्धचालक हमारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक शुद्ध अर्धचालक, दूसरे होते हैं अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालकों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सभी हेडिंग लगा लीजिए, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं शुद्ध अर्धचालक? बिल्कुल सी प्यारी सी बात अगर मैं कहूं कि ऐसे अर्धचालक जो बिल हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। यही इसकी परिभाषा है। अब अशुद्धि किस प्रकार की मिली होगी, जब हम अशुद्धियां मिलाएंगे तो क्या होगा, वो सब बातें हैं हमारे अशुद्ध अर्धचालकों की। तो लिखते हैं ऐसे अर्धचालक, ऐसे अर्धचालक जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, जिनमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बात की थी कि अर्धचालक क्या होते हैं, इसलिए मैं अर्धचालक के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करूंगा। हम बात करेंगे शुद्ध अर्धचालक की। बच्चों, आपको अपने पूरे चैप्टर में दो अर्धचालकों का नाम बार बार सुनने को मिलेगा। एक सिलिकॉन, जिसका सिंबल है SI और इसका नंबर होता है बच्चों 14। और एक होता है आपका जर्मेनियम, जिसका सिंबल है हमारा GE और इसका नंबर होता है 32। अगर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखूं इसकी, तो इसको लिखते हैं हम 2 8 4, इसको लिखेंगे 2 8 18 4। आप सब देख पा रहे हैं कि इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो आप झट से बोल देंगे 4। क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या आपको ये बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं की सारी बातें करेंगे हम, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से। मैं किसी एक से समझाऊंगा, आप समझेंगे कि सबके लिए सत्य है। जैसे मैं अगर सिलिकॉन के लिए समझा रहा हूं तो वो जर्मेनियम के लिए भी सही होगा, और बाकी जो शुद्ध अर्धचालक हैं उनके लिए सब सच होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं किससे? सिलिकॉन से समझना शुरू करते हैं और बात करेंगे कि किसी शुद्ध अर्धचालक में धारा का प्रवाह किस तरीके से होगा, कौन धारा को प्रवाहित कराएगा और किस प्रकार हमें धारा प्राप्त होगी शुद्ध अर्धचालकों में। चलिए इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको हटाता हूं।
तो बच्चों में क्या होता क्या है, मैं लूंगा एक सिलिकॉन का क्रिस्टल, सिलिकॉन या आप किसका भी ले सकते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में क्या होंगे, सिलिकॉन के बहुत सारे परमाणु होंगे, में सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब मैं जर्मेनियम इसलिए लिख रहा हूं, कभी आप सोचे कि सिर्फ सिलिकॉन के लिए है, सभी शुद्ध अर्धचालकों के लिए बात सच होगी जो हम सारी बात करने वाले हैं। में सिलिकॉन के बहुत सारे परमाणु होंगे, व प्रत्येक परमाणु के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बना के दिखाता हूं, बिल्कुल आराम से समझेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ते हुए। मान लीजिए बच्चों, ये सिलिकॉन का एक परमाणु, इसके पास एक और सिलिकॉन का परमाणु, एक और सिलिकॉन, एक और सिलिकॉन और एक ये सिलिकॉन। मैं बना देता हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल। किसे कहते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल, जब बहुत सारे परमाणु एक व्यवस्थित क्रम में बैठ के किसी भी तरीके से ये ऐसा निर्माण करेंगे, इसको बोलेंगे क्रिस्टल। बहुत पास पास होते हैं बच्चों। अब मैं जो वे 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 14, 2, 8, 4, 332। ये जो 4 है सबसे बाहर के, इनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और हम केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही यहां दिखाने वाले हैं। हर सिलिकॉन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। देखो, इसके पास 4, इसके पास 4, 1, 2, 3, 4, इसके पास 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब मैंने क्या कहा, देखो सिलिकॉन के क्रिस्टल में सिलिकॉन के बहुत सारे परमाणु होंगे, वे प्रत्येक परमाणु के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, सबके पास चर हैं। क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट, सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन, सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 4, सभी 4, एक परमाणु की बात कर रहा हूं मैं, इसकी सब, इसके चारों इलेक्ट्रॉन, सभी 4 संयोजी, ऐसे लिखते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ के। क्या लिखेंगे, देखो, प्रत्येक परमाणु के सभी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन ताप पर, परम शून्य ताप बोलते हैं बच्चों उसको, क्या, परम शून्य, सबसे कम ताप कितना हो सकता है, 0 केल्विन। प्रत्येक परमाणु के सभी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन ताप पर अपने निकटतम, जो सबसे पास है उसके निकटतम पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, सहसंयोजी बंध बनाकर रखते हैं। किस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं बच्चों में, 0 केल्विन ताप। क्या होगा, इस लाइन को पढ़ने से पहले इसको समझते हैं, फिर आप वो समझ आ जाएगी। इसके चारों इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इसके साथ बंध बना लेगा, ये कोई ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा, ये इधर और ये इधर। देखो इस परमाणु के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉनों ने अपने पड़ोसियों, इसका पड़ोसी ये, इसका इधर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे होगा, क्या बना लिए, सहसंयोजी बंध। ऐसे ही ये एक यहां, ये और ये, इसके चारों इलेक्ट्रॉनों ने भी क्या बना लिया, सहसंयोजी बंध। तो बच्चों ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेंगे, और कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको मुक्त रूप से घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्या आपको कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा बच्चों? क्या 0 केल्विन ताप पर
प्रत्येक परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसियों के साथ सहसंयोजी बंध बना चुके, बिल्कुल बना चुके, कोई भी मुझे टूटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। और बच्चों आपको पता है कि धारा हमें किन इलेक्ट्रॉनों की वजह से मिलती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ? बिल्कुल नहीं है। तो क्या धारा मिलेगी? नहीं मिलेगी। धारा नहीं मिलेगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? अचालकों की तरह। तो मैं कह सकता हूं अतः 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालकों से कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। कोई वैद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है। अतः 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। आपको समझ आ गया क्या? पहला पॉइंट कि भाई सिलिकॉन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेंगे 0 केल्विन ताप पर। कोई भी बंध टूटा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है तो क्या हमें धारा प्राप्त हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि धारा हमें मिलती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। अगर धारा नहीं प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब है ये जो अर्धचालक है ये लगभग किसकी तरह काम कर रहा है? अचालकों की। धारा किससे प्राप्त नहीं होती? अचालकों से। लेकिन बच्चों ये सारी बात किसकी है? 0 केल्विन ताप पर। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से नोट करने हैं और साथ में बनाना है ये। और बच्चों अभी मैं इसको किससे भी समझाने वाला हूं आपको? बैंड सिद्धांत से। अभी इसके नीचे यहाँ इसको हटाऊंगा मैं, इसके साथ ही आप दूसरा भी बनाएंगे जो मैं बैंड थ्योरी बनाऊंगा। और किस पॉइंट में लिखेंगे आप सब? दूसरे में। ये पहला और ये दूसरा। अब मैं इसको हटा रहा हूं और बनाऊंगा बैंड सिद्धांत। आप इसी के साथ बनाएंगे, वो अलग से नहीं बनाएंगे। क्या मैंने आपको बताया था कि एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि संयोजी बैंड में कौन रहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध बना के रखते हैं। बात किस ताप की कर रहे हैं? 0 केल्विन ताप की। चालन बैंड में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या 0 केल्विन ताप पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों ने बंध बना रखा है क्या? हाँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? सहसंयोजी बंध में, मतलब संयोजी बैंड में। और ये बिल्कुल खाली है क्योंकि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप ऐसे समझा सकते हैं चालन बैंड से कि 0 केल्विन ताप पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों ने सहसंयोजी बंध बना रखा है, मतलब में किस बैंड में बैठे हुए हैं? संयोजी बैंड में। और कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, मतलब हमारा चालन बैंड बिल्कुल खाली है, मतलब हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। मतलब 0 केल्विन ताप पर हमारे अर्धचालक अचालकों की तरह व्यवहार करेंगे, उनकी तरह हमें धारा प्राप्त नहीं होने देंगे। क्लियर? तो धारा प्राप्त कैसे की जाए? क्या शुद्ध फिर फायदा क्या होगा जब इनसे धारा ही नहीं मिल रही है? बच्चों अगर हम इनका ताप बढ़ा दें, अब 0 केल्विन ताप पे तो हम वैसे भी नहीं रहते, -273 डिग्री सेल्सियस की बात करें, हम कहाँ रहते हैं? कमरे के ताप पर 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे क्या होगा उसकी बात अब करते हैं। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इनको मैं हटा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। क्या कहता है तीसरा पॉइंट? फिर से क्रिस्टल बनाते हैं, वो सिलिकॉन आपने बना रखा है लेकिन आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। थोड़ा रुक के, अभी साथ साथ नहीं बनाएंगे।
इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, हर किसी के पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 बिंदी बनाते जाओ, मतलब ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन? अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बना लेंगे। किस ताप पर? 0 केल्विन ताप पर। लेकिन हम बात करने वाले हैं कमरे के ताप की। अब जब ताप बढ़ा दिया जाएगा, ये अभी मैंने बनाया है 0 केल्विन वाला, वो आपने बना रखा है, आपको नहीं बनाना, ये आपको बनाना है जो इसके बाद मैं करूंगा। अब ये बात है 0 केल्विन की। और इसकी बैंड थ्योरी हमने कैसे बनाई? ये है इसका चालन बैंड, और ये है सब इस नीचे संयोजी बैंड। 0 केल्विन ताप पर आपने बना रखा, आपको नहीं बनाना, ये पीछे करा दे। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? संयोजी बैंड में, और कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं है। और इनके बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। दिखाई दे रहा है क्या नीचे तक? ये हाँ, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है? थर्ड पॉइंट लिखते हैं। ताप बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों? मैंने कहा अब इसका ताप हमने बढ़ाना शुरू किया और इसको मैंने 0 केल्विन से 300 केल्विन कर दिया। 300 केल्विन मतलब कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन पे लेता गया। अब जैसे ही ये 300 केल्विन पे पहुंचेगा तो क्या होगा बच्चों? ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो बंध के अंदर बैठे हुए हैं, इनको मिलने लगेगी ऊर्जा। ताप बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी। इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे? गति करना चाहेंगे। बच्चों कुछ किताबें तो ये लिख रही हैं कि ये पूरा का पूरा गति करने लगता है। जैसे आपने एक जाल देखा, जाल वो क्या करेगा? ऐसे गति करेगा, मतलब ये कभी पास आएंगे कभी दूर जाएंगे, कभी पास आएंगे कभी दूर जाएंगे। कब? जब ताप बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से या जिसके कारण कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। देखो गजब की चीज हुई। बिल्कुल आराम से बैठा था 0 केल्विन पे, आपने इसको गर्म करना शुरू किया। वैसे मतलब आग लगा के नहीं गर्म करेंगे, वो बाहर से जो हीट मिलेगी उससे गर्म करेंगे। हमारे वातावरण से जो हीट मिलेगी उससे गर्म होगा ये। तो क्या होगा? ये जो आराम से बंद थे ये क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे, ऐसे कभी दूर कभी पास, पास दूर ऐसे। तो क्या होगा? इससे जो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अपना बंध तोड़ देंगे। मान लीजिए कमरे के तापमान पे ये बंध टूट गया, एक बंध टूटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ जैसे ही बंध ये टूटा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये बन गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे? सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। अब यहां की बात कैसे करूं? इसकी यहां तो मैंने समझा दिया कि इनका ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने से क्या हुआ? सहसंयोजी बंध टूटे, और सहसंयोजी बंध टूटने से यहां से जो इलेक्ट्रॉन था वो कूद के बाहर चला गया। बाहर चला गया मतलब मुक्त हो गया। यहां क्या होगा बच्चों? सहसंयोजी बंध टूटने पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, बाहर जाने का मतलब ये है कि ये मुक्त हो गया। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? चालन बैंड के अंदर। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? चालन बैंड के अंदर। मान लीजिए बहुत सारे बंध टूटे, जैसे यहाँ 3 बंध टूटे हुए दिखा दूं मैं, तो ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? चालन बैंड में। और यहाँ बचेगी, यहाँ आपको मिलेगा खाली स्थान। इन खाली स्थानों को बच्चों ऐसे दिखाते हैं हम, गड्ढा बना के। ये है वो खाली स्थान। ये आपको इलेक्ट्रॉन नहीं चमकना चाहिए, ये है खाली स्थान। इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और सहसंयोजी बंध के अंदर, और सहसंयोजी बंध के अंदर एक
रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे बोलते हैं रिक्ति, बन जाता है। इस रिक्ति को कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, क्या मजे की चीज है, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। इस कोटर को बच्चे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं होल। कोटर इंग्लिश में बोलते हैं होल। क्या हुआ कि जैसे आराम से बैठे थे बंद बना के, गर्म करना शुरू किया तो इनकी गति होना शुरू हुई। ये जो बॉन्ड है ये क्या करने लगे? विक्षोभ उत्पन्न हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। इनके अंदर बैठे इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिली कि ये बंद तोड़ के बाहर आ गए। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था, ये बंद तोड़ के बाहर आ गया। यहाँ से हम समझते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ पहुंच गया? चालन बैंड में। और बच्चों जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो अपनी जगह छोड़ के चला गया, खाली रिक्त स्थान बन गया। कहाँ? सहसंयोजी बंध के अंदर। और इस रिक्त स्थान को बोलते हैं बच्चों कोटर। मतलब अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक नया टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, एक नया नाम सुनने को मिलेगा जिसको बोलेंगे कोटर। और बच्चों मजे की बात यह है कि ये कोटर भी धारा बनाएगा। केवल इलेक्ट्रॉन से धारा प्राप्त नहीं होगी हमें अर्धचालकों के अंदर, यहाँ हमें धारा प्राप्त होगी कोटरों के कारण भी। मतलब यहाँ दो ऐसे कण हैं, मतलब ये होल ना कोई सच का कण नहीं है, ये मानना गया ऐसा। मतलब यहाँ दो ऐसी चीज है जिससे हमें धारा प्राप्त होने वाली है। दो आवेश वाहक हैं। अब तक हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे कि धारा किसके कारण प्राप्त होती है? इलेक्ट्रॉन के। लेकिन यहाँ दो ऐसे आवेश वाहक हैं जिनके कारण हमें धारा प्राप्त होगी, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, मतलब कोटर। अब क्या होगा बच्चों? अब ध्यान से देखो अच्छा एक बार कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये किसके अंदर है? चालन बैंड के। लेकिन जो कोटर है वो किसके अंदर है? संयोजी बैंड के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कोटर भी किसके अंदर है? चालन बैंड के ना, संयोजी बैंड के अंदर बनेंगे कोटर। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे कहाँ पहुंच जाएंगे? चालन बैंड के अंदर। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं और ये जो ये जो कोटर मिले हैं हमको, इनकी वजह से ही हमें धारा प्राप्त होगी। क्या अभी धारा प्राप्त हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, क्या धारा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बना है मुक्त, ये क्या कर रहा है? यादृच्छिक गति। और बच्चों जब तक बाहर से वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता तब तक हमें धारा प्राप्त नहीं होगी। कभी आप ये सोचें कि आपने सिलिकॉन लेकर आए घर में, सिलिकॉन का टुकड़ा, और उसमें तार लगा के आप सोच रहे हैं कि बल्ब जल जाए, उससे धारा प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसके लिए बाहर से बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। मतलब सिलिकॉन के पास आपको क्या लगाना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ये डायग्राम आपको तीसरे पॉइंट में बनाना है। ये बॉन्ड टूट गया। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? उष्मीय इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? उष्मीय इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उष्मा की वजह से उत्पन्न हुआ है। उष्मीय इलेक्ट्रॉन, ये है मैं उष्मीय इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? हमारे कोटर। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब अब तक हमने कोई वैद्युत क्षेत्र बाहर से नहीं लगाया है, अनुपस्थिति में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, जिनको आपने क्या बोला? उष्मीय इलेक्ट्रॉन। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। मतलब ये अपने आप ही गुम हो जाएगा कहीं से कहीं। और बच्चों जब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करता है तो कोई धारा प्राप्त नहीं होती। ये हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ रखा है अपना। इनके बारे में क्या कहना है भाई आपके कोटरों के? क्या ये कोटर गति करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके अंदर है? ये सहसंयोजी बंध के अंदर है। ये गति करने के लिए तो स्वतंत्र है ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो ये कोटर भी गति नहीं करेंगे, यादृच्छिक गति करते हैं। तथा कोटर भी अपने स्थान पर बने रहते हैं। कोटर भी अपने स्थान पर बने रहते हैं। कोई धारा प्राप्त होगी क्या? कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। भले ही हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं ताप बढ़ाने पर। क्या करना पड़ेगा धारा प्राप्त करने के लिए बच्चों? लगाना पड़ेगा बाहर से वैद्युत क्षेत्र। हटा रहा हूं मैं इसको। पांचवा पॉइंट लिखते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर
क्या होगा? मान लीजिए आपने वैद्युत क्षेत्र लगाया नीचे की तरफ। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे लगाएं? बाहर से बैटरी लगानी पड़ेगी, वैद्युत क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा ना। तो क्या होगा बच्चों, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर पहली बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे। इलेक्ट्रॉन, हेडिंग नहीं लगाते, पॉइंट ए लिखते हैं और बात करते हैं कि क्या होगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब वैद्युत क्षेत्र आपने कहाँ लगाया? नीचे। सबको पता होगी ना ये बात कि इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। नहीं पता है तो पता होनी चाहिए भाई। वैद्युत क्षेत्र आपने नीचे लगाया तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ भागेगा? ऊपर की तरफ, इसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अच्छा, कौन से वाले? अभी मैं कर रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात, जो मुक्त हुए, जो बंधन से बाहर है, ये इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की, ना कि वे इलेक्ट्रॉन जो बंध के अंदर है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी बात करेंगे अभी। मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं तथा इनकी गति के विपरीत दिशा में एक धारा प्राप्त होती है, एक धारा प्राप्त होती है, जिसको किससे प्रदर्शित करेंगे? आई ई। आई का मतलब धारा, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र नीचे लगाया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? ऊपर की तरफ, और अगर ये ऊपर भागेगा तो धारा मिलेगी नीचे की तरफ। अब यहां की बात करते हैं, जब मैं वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ लगा रहा हूं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? ऊपर की तरफ, और धारा कहां प्राप्त होगी हमें? नीचे की तरफ, जिसका नाम क्या है? आई ई। ये धारा किसके कारण है? ये धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण है। इसका मतलब ये है आई ई, करंट। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये तो थी बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात। बात करते हैं कोटरों की। अब क्योंकि धारा तो किसके कारण भी मिलेगी? कोटर के कारण। तो मैं कहता हूं कि यार इन कोटरों का क्या होगा वैद्युत क्षेत्र लगाने पर? ध्यान से सुनेंगे, इन कोटरों के साथ क्या होने वाला है। एक्चुअल में बच्चों कोटरों के साथ कुछ नहीं होता, होता है इलेक्ट्रॉनों के साथ ही। अब मैंने किन की बात की है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जो बंधन के बाहर निकल चुके हैं। अब बात करते हैं बंध के अंदर के इलेक्ट्रॉन, जो कि ये बंधे हुए हैं। बच्चों जैसे ही आपने ये वैद्युत क्षेत्र लगाया विपरीत दिशा में, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, अच्छा बाहर का इलेक्ट्रॉन जो ये फ्री घूम रहा था, जो मुक्त था, ये तो आसानी से घूमता रहेगा क्योंकि इस पर कोई बंधन ही नहीं है। लेकिन इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन भी गति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के कारण इनको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो ये गति करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि ये मुक्त था तो इसलिए आसानी से घूम जाता है। लेकिन ये तो बंधे हुए हैं, इन पे तो इन पे तो बंधन लगा हुआ है, इसलिए आसानी से नहीं घूम पाते। होता क्या है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र के कारण चलना तो कहां ही चाहेगा? विपरीत दिशा में। लेकिन क्योंकि ये मुक्त नहीं है तो ये बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन इसके पास एक रास्ता है कि ये यहां का बंधन छोड़ के, यहां से उठ के यहां पहुंच जाए और यहां जाके एक बंध बना दे, और अपनी जगह जो खाली जगह छोड़ के गया है वो कोटर बन जाए। मतलब अब बंधन हमारा यहां टूट गया। क्या मेरी बात समझ आई कुछ? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई वैद्युत क्षेत्र के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो तो आसानी से घूम रहा है बाहर, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन भी घूमना चाहते हैं। लेकिन वे क्यों नहीं घूम पा रहे? क्योंकि वे मुक्त नहीं है, उन्हें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो ऊर्जा इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उन्हें नहीं मिल पा रही है। लेकिन उनके पास एक रास्ता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था, ये कहेगा कि मैं यहाँ बंधन बना रखा है, मैंने यहाँ सहसंयोजी बंध बनाया है, तो मैं यहाँ जाके बैठ चला जाता हूँ जहाँ क्या बन चुका था? कोटर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने इस कोटर की जगह ले ली, और मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो कोटर यहाँ था वो यहाँ पहुँच गया। लगा नहीं ऐसा कि कोटर यहां से चल के यहां पहुंच गया? सच में क्या हुआ है? ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बंद बना के बैठे हुए हैं, ये अपनी जगह से उठ के वहां चले गए जहां कोटर था। कोटर क्या है? गड्ढा है, गड्ढा। इलेक्ट्रॉन उसमें जाके गिर गया। जाके कहां से? यहां बंद बना रखा था, यहां बंद तोड़ा उसने और यहां जाके बंद बना लिया। क्या बंद टूटा है? ना,
देखो पहले भी एक बंद टूटा हुआ था, अब भी एक बंद टूटा हुआ है। बस ये था कि पहले बंद यहां टूटा हुआ था, अब बंद यहां टूट गया। मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले क्वार्टर यहां था, अब क्वार्टर यहां है। तो मुझे ये लग रहा कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पे ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था ये तो चला ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो क्वार्टर था ये कहां गया? नीचे। क्या सच में क्वार्टर चला है क्या? ना, चला कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन से वाला? जो बंधन के अंदर था। अब यहां बात करते हैं, जब आपने वैद्युत क्षेत्र लगाया तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ये तो मजे में चले गए ऊपर की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन भी कहां जाना चाहते हैं? ऊपर की तरफ। लेकिन ये किससे बाहर नहीं निकल सकते? संयोजी बैंड से, मतलब बंध से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये यहां से उठ के यहां तो जा सकते हैं और अपनी जगह खाली छोड़ जाएंगे। तो मुझे लगेगा कि यहां कौन आ गया? क्वार्टर। और मुझे ऐसा लगा कि क्वार्टर यहां से चल के नीचे चले गए। आया क्या मजा? लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं? क्वार्टर के। क्वार्टर वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र नीचे और क्वार्टर भी कहाँ है? नीचे। मतलब क्वार्टर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। इससे एक धारा प्राप्त होती है। एक धारा प्राप्त होती है, किससे प्रदर्शित करेंगे इसे? IH से। I का मतलब करंट, H का मतलब होल, होल मतलब क्वार्टर। इस धारा की दिशा क्वार्टरों के चलने की दिशा में ही होती है। जिस तरफ क्वार्टर चलेंगे उसी तरफ धारा मिलेगी। अरे मुझे पता है यार, क्वार्टर नहीं चले हैं, इलेक्ट्रॉन चला। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ऊपर। लगा क्वार्टर नीचे चला गया, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो धारा नीचे बनेगी। तो मैंने ये मान लिया कि यार ये क्वार्टर चल रहा ना, ये क्वार्टर ना इस तरीके से काम कर रहा कि इस पे प्लस का चार्ज हो। कैसा काम कर रहा है ये? जैसे इस पे प्लस का चार्ज हो, और प्लस चार्ज इस तरफ चलता है, धारा उसी तरफ होती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां गया तो धारा नीचे की तरफ मिली, लेकिन मैंने कह दिया कि ना, क्वार्टर ऊपर से नीचे आया तब धारा नीचे की तरफ मिली। मतलब एक और धारा मिली इसके इलेक्ट्रॉन के यहां से उठ के ऊपर जाने से एक धारा मिली नीचे की तरफ, जिसको हमने कहा IH। देखो इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी धारा कहाँ है? नीचे। और इन क्वार्टरों के नीचे जाने की वजह से धारा कहाँ है? नीचे। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी बच्चों? I बराबर IE प्लस IH। तो आपसे कोई पूछ ले कि शुद्ध अर्धचालकों में धारा किस किस के कारण होती है, तो आप बताएंगे क्वार्टरों के कारण और इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉनों के कारण सच की धारा है, और क्वार्टरों के कारण जो धारा है बच्चों, वो क्वार्टरों के कारण नहीं है, वो भी इलेक्ट्रॉनों के कारण है। लेकिन वे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गति कर रहे हैं? संयोजी बैंड के अंदर। और हमें लग रहा है कि क्वार्टर चल रहे हैं। आप यहां लिख सकते हैं कि सच में, वास्तव में संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के अंदर गति करते हैं। संयोजी बैंड के अंदर गति करते हैं। क्या आपको ये सब बात समझ आई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि धारा क्वार्टरों के कारण है और इलेक्ट्रॉनों के कारण है। टोटल धारा कितनी हो जाएगी? I बराबर IE प्लस IH। देखो IE भी कहाँ है? नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। ये धारा किसके है? चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों के कारण। एक धारा है IH जो किसके कारण है? क्वार्टरों के नीचे जाने की वजह से। लेकिन मुझे सच पता है कि क्वार्टर नीचे नहीं गया है। कौन उठ के ऊपर गया है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बताएंगे कि क्वार्टर नीचे गया है। ऐसा लग रहा कि क्वार्टर पहले यहां था, अब क्वार्टर यहां आ गया, फिर और जाएगा तो ये क्वार्टर नीचे चला जाएगा, फिर और नीचे चला जाएगा। ऐसे आपको क्वार्टर नीचे चलता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। 5वां पॉइंट था, इसको खत्म करते हैं और चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ। क्या कहता है छठा पॉइंट हमारा? छठा पॉइंट, 6th पॉइंट हमारा ये कहता है कि किसी, देखो ध्यान से सुनना, मजे की बात है, किसी शुद्ध
अर्धचालक के अंदर उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्पन्न हुए कोटरों की संख्या के बराबर होती है। उत्पन्न हुए कोटरों की संख्या के बराबर होती है। अरे भाई, आपको पता है कि जितने बंध टूटे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन बने, मतलब 10 बंध टूटे तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, 10 इलेक्ट्रॉन निकले वहां तो कितनी जगह बनी 10, और उन जगह को ही तो क्या बोल रहे हैं कोटर। तो जितने इलेक्ट्रॉन Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कोटरों की संख्या। और बच्चों इसको वर्ड को यूज करते हैं इनके लिए Ni, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, Ni। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ होल्स, और इसको बोलते हैं Ni। और इसको बोलते हैं बच्चों शुद्ध, क्या बोलते हैं इसको, शुद्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व। या ये कह सकता हूं कि इसका मतलब ये है कि एकांक आयतन में मुक्त आवेश वाहकों की संख्या Ni से प्रदर्शित करते हैं। NeNH, Ne क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने ही कोटर बनेंगे। लेकिन ये बात कहां सच है, शुद्ध अर्धचालकों के लिए। और NH क्या है, एकांक आयतन में कोटरों की संख्या। और चूंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो Ne बराबर NH, और दोनों को कह दिया Ni, जिसको बोलते हैं शुद्ध इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो मतलब एक मीटर क्यूब में एकांक आयतन में कि कितने आवेश वाहक होंगे, में चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे घनत्व वे चाहे हमारे कोटर हैं। तो ये था हमारा छठा पॉइंट कि Ne बराबर NH होता है। इसको हटा रहा हूं, बात करते हैं सातवें पॉइंट की, और हम बस लास्ट में पहुंच चुके हैं। बच्चों हमें ये पता चल गया कि शुद्ध अर्धचालकों में जो धारा है, धारा का प्रवाह, वो किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन और कोटरों के कारण। जितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं उतने ही कोटर बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तभी तो क्या बनेगा, कोटर। तो जितने बंध टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने कोटर बनेंगे। तो हमारा सवाल यह है सातवें पॉइंट में कि कौन सी धारा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न धारा IE या कोटरों के कारण उत्पन्न धारा IH, दोनों बराबर हैं या नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है और कोटरों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो क्या दोनों के कारण उत्पन्न धारा भी बराबर है क्या, ये सवाल हमारा है। तो इसका आंसर है नहीं, दोनों की धारा बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं, अधिक स्वतंत्र हैं। आप कहेंगे भाई कोटर भी तो है, नहीं भाई, कोटर किसके अंदर है, बंध के अंदर। वे यहां से उठ के यहीं आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वे यहां बीच में भी रुक जाएं। उन्हें गति करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के हैं। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, कौन से वाले को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए अधिक, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं, परंतु कोटर नहीं। तो आपने कहा क्या हुआ फिर भाई, धारा तो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर पे। नहीं, आपने धारा का एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, NeAVD, तीसरे चैप्टर में, जहां ये जो VD है इसको बोलते हैं क्या, याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, अपवाह वेग। और ये निर्भर करता है कि कोई आवेश वाहक कितने आसानी से चल सकता है। जो जितने आसानी से चलेगा VD उतना ही ज्यादा होगा। यहां कौन आसानी से चल सकता है,
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए Vd का मान ज्यादा है तो उसका मतलब उसकी धारा ज्यादा होगी। देखो दोनों के लिए n बराबर है, Ne बराबर NH, आवेश भी दोनों पे बराबर है, क्षेत्रफल भी दोनों का बराबर होगा क्योंकि एक ही जगह तो घूम रहे हैं। लेकिन Vd किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का। Vd मतलब अपवाह वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र है परंतु कोटर नहीं है, ज्यादा स्वतंत्र नहीं है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न धारा कोटरों के द्वारा उत्पन्न धारा से अधिक होती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि IE किससे ज्यादा है? IH से। आप ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन और कोटरों की संख्या बराबर है अतः उनके कारण उत्पन्न धारा भी बराबर होगी। ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलने के लिए ज्यादा स्वतंत्र है, उसके द्वारा जो धारा बनेगी वो ज्यादा बनेगी, क्योंकि धारा उत्पन्न करती है अपवाह वेग पे। और अपवाह वेग का मतलब कि कोई आवेशवाहक कितने आसानी से चल सकता है। कितने आवेशवाहक हैं? 2, इलेक्ट्रॉन और कोटर। कौन ज्यादा आसानी से चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन मुश्किल, मतलब मुश्किल से नहीं कह सकते, ज्यादा आसानी से चल रहा है इलेक्ट्रॉन और कम आसानी से चल रहा है कोटर। लास्ट पॉइंट और फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। नंबर 8 पॉइंट भाई हमारा क्या है बच्चों? हमारा नंबर 8 पॉइंट कि जब यहां हमने इसको गर्म किया, मतलब इसका ताप बढ़ाया शुद्ध अर्धचालक का, तो बंद टूटे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी। तो क्या ये धनावेशित है या ऋणावेशित है? क्वेश्चन है हमारा कि जो शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक धनावेशित है या ऋणावेशित या वैद्युत उदासीन? बताओ, या वैद्युत उदासीन। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी शायद कि भाई इलेक्ट्रॉन है, वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? माइनस। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्रिस्टल शुद्ध अर्धचालक का कैसा है? ऋणावेशित। लेकिन बच्चों है कैसा है ये? वैद्युत उदासीन। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं उतने कोटर भी तो बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गया। अच्छा मान लीजिए ये बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, जब ये बना यहां कोई आवेश था क्या? नहीं, कोई आवेश नहीं था, मतलब जीरो आवेश था। यहां से इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह क्या छोड़ के चला गया? एक जगह, और साथ में बना इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया कि कोटर पे कैसा आवेश माना जाता है? प्लस। क्या सच में कोटर है? नहीं बच्चों, ये हमारी मनगढ़ंत कहानी है भी समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है तो वहां एक जगह बच जाती है, उस जगह को बोलते हैं कोटर। और कोटर पे कैसा आवेश है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे कैसा है? माइनस। मतलब जितने कोटर उतने इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आवेश कितना हुआ? 0। मतलब हमारा शुद्ध अर्धचालक का जो क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है? वैद्युत उदासीन होता है। तो ये था बच्चों हमारा शुद्ध अर्धचालक के बारे में। पूरी डिटेल में हमने वीडियो में देखा कि कैसे कैसे शुद्ध अर्धचालक से धारा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन बच्चों इससे धारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये भी सुन लीजिए। क्योंकि इससे जो धारा प्राप्त हो रही है वो सिर्फ ताप बढ़ा के हो सकती है अभी। और ताप कितना बढ़ाएं हम काम कहाँ कर सकते हैं भाई? कमरे के टेम्परेचर पे। मान लीजिए हम 100 डिग्री सेल्सियस पे काम थोड़ी कर लेंगे, तो हम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। ये कहा जाता है कि कमरे के ताप पर 10 की घात 9 परमाणु, 9 सहसंयोजी बंधों में से, एक डेटा है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। 10 की घात 9 का मतलब 10 की घात 6 का मतलब 10 लाख, 7 का मतलब 1 करोड़ और 8 का मतलब 10 करोड़, मतलब 100 करोड़ सहसंयोजी बंधों में से केवल एक बंध टूटता है कमरे के ताप पर। मतलब कमरे के ताप पे ना आपको इतने परमाणुओं में से, इतने सहसंयोजी बंधों में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा मुक्त, और उसके कारण जो धारा उत्पन्न होगी बच्चों वो बहुत कम धारा होगी जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो आज की वीडियो में जो हमने शुद्ध अर्धचालक पढ़ा, इससे जो धारा प्राप्त होगी वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? धारा कैसे प्राप्त करेंगे अर्धचालकों से? क्योंकि शुद्ध अर्धचालक से हमें धारा प्राप्त नहीं हुई तो हमें बनाने पड़ेंगे अशुद्ध अर्धचालक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले बच्चों। उम्मीद है मैं आपको इसको अच्छे से समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। उम्मीद है
आप मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहिए, धन्यवाद।